सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। इस सप्ताह की जय भीम बुलेटिन खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान की रैली में माननीय मोदी जी ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में वह भारतीय अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर ले जाएंगे। यह मोदी की गारंटी है। इसके पहले भी अर्थ कारण पर काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं ने ऐसे दावे किए थे या गारंटी दी थी। उदाहरण के स्वरूप अक्टूबर यानी आज से 6 माह पहले आईएमएफ ने भी 2027-28 तक भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान तक पहुंच जाएगी कहा था। मॉर्गन स्टैनले वित्तीय फर्म ने पिछले साल 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान को छुएगी ऐसी भविष्यवाणी की थी। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थतज्ञों ने अगली लोकसभा के कार्यकाल के तीसरे यानी 2027 में ही भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान का मुकाम हासिल कर लेगी ऐसी गारंटी दी है। यानी इस बात से पता चलता है कि माननीय मोदी जी ऐसे कहने वाले पहले व्यक्ति नहीं है और न ही हमें अगले लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने तक रुकना है। एसबीआई के अर्थतज्ञ अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सस्टेन्ड गोल्डीलॉक पीरियड में है, यानी तेज भी नहीं तो ज्यादा सुस्त भी नहीं। इन दोनों का सुवर्ण मध्य साधते हम विकास की ओर अग्रसर है, जिस कारण कोई भी शक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान की काबिलियत पाने के लिए रोक नहीं सकती। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया कुछ कहा क्या, यही सवाल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला, अर्थशास्त्र की परिभाषा में विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ताओं वाला देश है। विश्व की कई अर्थव्यवस्थाएं धीमी गति से चल रही है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्चतम उपभोक्ता क्षमता के कारण बढ़त बनाई हुई है। हमने जीडीपी के पैमाने पर विश्व में अभी 5वां स्थान हमारा अर्थव्यवस्था का जरूर कमाया है, पर क्या बढ़ती जीडीपी लोगों के समृद्धि का पैमाना है? जीडीपी यानी एक साल में तैयार किए गए माल और सेवाओं की कुल वैल्यू। अर्थतज्ञ बताते हैं कि देश के आम लोगों की समृद्धि का पैमाना प्रति व्यक्ति आय होता है। कुल आबादी को जीडीपी से भाग देंगे तो यह मिलती है। पीसीआई के पैमाने में हम विश्व में 127वें स्थान पर है। हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई 2601 अमेरिकन डॉलर है, जबकि हमसे निचले पायदान की अर्थव्यवस्था में पीसीआई हमसे कई गुना ज्यादा है। भारत की गणना विश्व के सबसे असमान समझने वाले 25% देशों में होती है। विभिन्न आर्थिक संस्थाओं या माननीय मोदी जी के ताजे गारंटी वाले दाव पर या कोई भी माननीय मोदी जी के अलावा सत्ता में हो, हम ऐसे भी या वैसे भी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे ही। पर क्या इसमें आम लोगों की जिंदगी और उनकी आर्थिक समृद्धि में नाटकीय बदलाव हो पाएंगे? सवाल है। हम भले ही जीडीपी के पैमाने पर डींगे हाँकते हैं, अपनी छवि चमकाते हैं, जोर शोर मचाते हैं, गारंटी देते हैं, पर प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर हम मौन है। एक तरफ बढ़ती असमानता को दूर करने के लिए विकसित राष्ट्र मिलेनियम कर की वकालत करते हैं, जबकि भारत में हम कारपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% तक कम करते हैं। लाखों करोड़ों के ऋण बड़े कारोबारियों के माफ करते हैं, उनको पैकेज बांटते फिरते हैं। तो क्या इस तथाकथित विश्व की तीसरी बड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल अमीरों का, कारपोरेटों का, नेताओं का बोलबाला होगा और सामान्य
प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर काम करने वाले सच्चे और ईमानदार जनप्रतिनिधियों को हमें चुन के देना होगा। इस पर काम करने की आज की जरूरत है और यही आज का सुलगता सवाल है। पायाभूत सुविधाएं अगले 100 साल तक भविष्य के खतरे को झेलते हुए काम करे, ऐसी अपेक्षाएं उनसे होती है। पर ठेके के चक्कर में देश के नए नए पायाभूत सुविधाओं के ढांचे पहले ही संकट में पूरी तरह चकनाचूर हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जल निस्सारण की दुविधा के कारण घुटने भर पानी में डूबता गया। अहमदाबाद का अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल भी जल भराव की समस्या से जूझता रहा। अटल टनल को जोड़ने वाला महामार्ग पहले ही बारिश में खिसक गया। उज्जैन का महाकाल मंदिर चक्रवात के प्रकोप से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रगति मैदान के निचली 6 मार्गिका टनल में पानी घुसा। अंडमान के वीर सावरकर हवाई अड्डे का छत गिरा। ठेके पर दिए गए सारे काम ऐसे ही होते हैं। इसके लिए ठेकेदार या ठेका देने वाली सरकारें जिम्मेदार है, यही सवाल है। इस विश्व जंजाल की अनेक गूढ़गम्य विषयों पर हमारे प्रधानमंत्री जी ज्ञान बांटते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, जैसे कि परीक्षा पे चर्चा, यूएनओ की स्थापना इत्यादि इत्यादि। पर माननीय प्रधानमंत्री जी 2019 से संसद में केवल 7 बार ही बोले, जिनमें से पहले 5 भाषण माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर थे, जिसकी औपचारिकता माननीय प्रधानमंत्री जी को निभानी ही पड़ती है। एक भाषण माननीय बिरला जी सभापति चुने जाने पर दिया था, यह भी प्रधानमंत्री जी की औपचारिकता होती है। एक भाषण राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय की स्थापना पर दिया। ऐसे कुल 7 भाषण। माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में आते ही नहीं, आते तो बोलते ही नहीं, ऐसी जहाल टीका विपक्ष द्वारा की जा रही है, जिसको एक अखबार ने कवर किया है। ईडी निदेशक का कार्यकाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक बढ़ाया। इस मामले में माननीय जस्टिस भूषण गवई जी ने पक्षकारों पर भिड़ते सवाल दागे, जिसमें उन्होंने कहा, क्या ईडी अकार्यक्षम लोगों से भरी है? केवल एक ही व्यक्ति इसके लिए लायक है, ऐसा चित्र बनाया जा रहा है। एक व्यक्ति न होने पर इस विभाग की नैया डूब जाएगी। ऐसी सोच इस विभाग का खच्चीकरण करना नहीं है तो और क्या है? ऐसे धधकते सवाल दागकर माननीय जस्टिस भूषण जी गवई ने अपनी छाप छोड़ी है। अंतर भारतीय मीडिया रुझान और पैटर्न अहवाल गुरुवार को लोक नीति सीएसडीएस ने प्रकाशित की। इस अनुसंधान के अनुसार 80% पत्रकारों का मानना है कि मीडिया माननीय मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को बहुत अनुकूल तरीके से कवर करता है, जबकि 61% मीडिया विपक्षी दलों को बहुत प्रतिकूल तरीके से कवर करता है। तभी तो हम प्रेस फ्रीडम में 142 से लुढ़ककर 150 पर गए हैं। शिक्षक की जगह कोई भी तंत्रज्ञान शिक्षक की जगह कोई भी तंत्रज्ञान नहीं ले सकता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई या कोई भी डिजिटल तंत्रज्ञान मानव केंद्रित शिक्षा में सहायक के रूप में काम आ सकता है, पर शिक्षक विद्यार्थी आमने सामने वाला प्रत्यक्ष संवाद कराने में तंत्रज्ञान पूरी तरह विफल है। ऐसा अनुसंधान यूनेस्को ने किया है। ध्यातव्य हो कि भारत की कई विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसरों की जगह रिक्त है। प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कई हजार पद हर राज्य में रिक्त है। माननीय गडकरी जी ने अभी अभी कहा कि प्रोफेसरों को पढ़ाने के, अनुसंधान करने की जगह
विद्यापीठों में होने वाले चुनाव पर ज्यादा इंटरेस्ट है। इस बयान से क्या राजनेता शिक्षकों को उपद्रवी प्राणी समझता है? शिक्षा पर खर्चा में भारत दुनिया में 136वें नंबर पर है। इस आम बजट में शिक्षा पर केवल 2.7% का प्रावधान किया गया है, जो होना चाहिए 6%। ऐसा भारतीय शिक्षा का परिदृश्य है। 2004 के चुनाव में 24% गुनहगारी प्रवृत्ति के लोक प्रतिनिधि लोकसभा में चुन के आए थे। अब 2019 में इनकी संख्या 43% तक बढ़ी है। कुल 4,759 विधायक सांसदों में के 2030 जनों पर गुनहगारी खटले हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट। भारत का सुनहरा भविष्य यह लोक प्रतिनिधि बना सकते हैं? यही गंभीर सवाल है। विपक्षी दलों के 20 सदस्यों का एक शिष्टमंडल मणिपुर के 30-29 जुलाई इन 2 दिनों के दौरे पर है, जो मणिपुरी जनता के साथ देश का आम नागरिक है, इसका द्योतक है। देश के चावल निर्यात नीति पर हो रही है अंतरराष्ट्रीय नोकझोंक। समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र में महामृत्युंजय यंत्र लगाने पर आयोजकों पर अनिस के दबाव चलते हुई जादू टोना प्रतिबंधक अधिनियम के द्वारा कार्यवाही। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत 2018 से भीमा कोरेगांव प्रकरण में गिरफ्तार गोंसाल्विस और परेरा को मिली जमानत। 2022-23 आर्थिक वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 2.09 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राइट ऑफ किया। पिछले 5 सालों में यह रकम 10.57 लाख करोड़ पर पहुंची। अरुणाचल के 90,000 किलोमीटर एरिया को चीन कहता है दक्षिण तिब्बत का भाग। इस पर भारत चीन हुए आमने सामने। पीएफ पर मिलेगा 8.15% ब्याज। क्या निकल पाएगी माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भाग 2? इस सप्ताह की अहम खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। मुंबई महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय में कित्येक वर्षों से तिब्बती परंपरा का बौद्ध कला दालन था। इसमें चक्रवर्ती सम्राट अशोककालीन तथा गंधार कला के कुल 45 इतिहास कला वस्तुओं को जोड़ा गया। इसके पहले यह इतिहासकालीन वस्तुएं इतरत्र बिखरी थी या कुंडी कुलुप में सुरक्षित थी। इन सभी का एकत्रीकरण करके नया तथा विभिन्न कलाओं को संजोए हुआ बौद्ध कला दालन सभी के लिए कल शनिवार को 29 जुलाई को खोला गया, जो हमारे बेहतरीन एवं गौरवान्वित इतिहास की साक्ष्य देता है, जिसके आप, मैं और हम सभी अनुयायी है। मद्रास के माननीय हाई कोर्ट ने अदालतों में विश्व विख्यात युग निर्माते युगनायक डॉक्टर अंबेडकर जी की चित्र पर प्रतिबंधक लगाया था। केवल गांधी तथा तिरुवल्लुर जी की प्रतिमा लगाने की अनुमति दी थी। इस जातिवादी, कुख्यात और अस्वीकार्य प्रस्ताव का बार एसोसिएशन और हमारे वकील भाइयों ने कड़ा विरोध किया था, जिसमें गजब की संघ शक्ति का आगाज हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय हाईकोर्ट ने अपना प्रस्ताव पलटा। इस संघ शक्ति के जीत का जश्न वहां के वकीलों ने खूब मनाया तथा सम्मान पूर्वक डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा न्यायाधीश के कुर्सी के ऊपर लगाई। संघ के एकता की यह एक और बड़ी जीत है। इसलिए तो हमें इकट्ठा होना पड़ता है, तभी तो जीत मिलती है, तभी तो हमारे अधिकार सुरक्षित होते हैं, जिसका अप्रतिम उदाहरण हमारा विश्व का सबसे पुराना समन संघ है। इस संघ शक्ति को और मजबूत कराने के लिए हमारा, आपका, हम सभी का समन संघ बार बार संगतियां लगाता है। इसी परंपरा में नागपुर महाराष्ट्र नागलोक परिसर में समन संघ की अति विशाल संगति का
अति विशाल संगति का 12 से 15 अगस्त के दरमियान आयोजन किया गया है, जिसमें विशाल मात्रा में समन भाई और बहनें इकट्ठे होगी। इस महाकाय हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने वाले, हमें एक दूसरे से जोड़ने वाले संगति में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप आए, अपने परिवारों को लाए और संगति सफल बनाए। इस संगति के साथ साथ और भी भारतवर्ष में कई राज्यों में संगतियों का आयोजन होता है, जैसे कि 3 सितंबर को जाटव धर्मशाला बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा में संगति, 10 सितंबर को शांति स्वरूप ITI कॉलेज जोया जनपद अमरोहा में दूसरी मीटिंग, 23 सितंबर को वडोदरा गुजरात में संकल्प दिवस पर संगति, 24 सितंबर सैनी समाज भवन पेहवा रोड कुरुक्षेत्र हरियाणा में संगति। इन संगतियों के साथ अक्टूबर से लेकर जनवरी तक विभिन्न स्थानों पर संगतियों का आयोजन हो रहा है। इसकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नागपुर महाराष्ट्र की 12 से 15 अगस्त की विशाल संगति का सबको तहे दिल से, तहे हृदय से संघ शक्ति का आगाज कराते मैं आप सभी के तरफ से न्योता देता हूं और अपने जय भीम बुलेटिन को विराम देता हूं। सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। आपका नम्र आशीष धम्मदर्शी, समर संघ, यवतमाल, महाराष्ट्र।